हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। सेकंड हमारी बुक है और हम लोग आपका इसी बुक के अंतर्गत हम लोग आपका बात कर रहे थे बच्चों कि जो हमारा चैप्टर है विश्व अर्थव्यवस्थाओं को युद्ध के बाद कैसे हम लोग उसको आपका पूरित आपका कर रहे थे, इसके विषय में हम लोग आज अपने लेक्चर के माध्यम से जानेंगे, उसको समझेंगे और उसको पढ़ेंगे, बात करेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको कोई चीज इस टॉपिक के अंतर्गत, इस खंड सेकंड के अंतर्गत आपको समझ ना आई हो, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी, अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई डाउट है तो मैं जैसा कि आपका देख पा रहा हूं कि बच्चे सभी अपनी कक्षाओं में बैठ गए हैं, तो बच्चों सीधे हम चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कहां तक अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट कर चुके हैं, देख चुके हैं, ये आपको जानना चाहिए और हम लोग इसी पर ही आपका बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि ये चैप्टर हमारा कहां से प्रारंभ हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 है इसके अंदर यूनिट में, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल, यानी कि युद्ध के बाद कैसे हम लोग अपनी विश्व अर्थव्यवस्था को पुनः आपका निर्माण कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि उनको पुनः जीवित कर रहे हैं। इन सारे चीजों पर हम लोग अपना इस लेक्चर को अपना कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लेक्चर को हम लोग आपका देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इसको समझें और इसको देखें। देखिए, अब जैसे हम लोग आपका ब्रिटेन्स जो वर्ग आपका सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन्स वर्ग में, वुड्स में, ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में हमारे सामने दो चीज सामने निकल के आई कि हम विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ हमको ऐसी संस्थाएं चाहिए जो आपका वैश्विक लेवल पर हों, जो उनको आर्थिक रूप से आपका मदद कर सकें और उसको इस मंदी के दौर से आपका निकाल सकें। मान लीजिए कभी भी भविष्य में ऐसी परिस्थिति आपका द्वारा बनती है आपका किसी भी देश के साथ, तो उसके लिए कौन से ऐसे दरवाजे हैं जो आपका खुले हैं हमेशा उसकी आपका सहायता के लिए, जिससे वो ऋण ले सकता है, अपने देश को कामकाज चलाने के लिए काम कर सकता है, या ये मानिए कि अगर उसको अपना ट्रेड करना है और ट्रेड करने के लिए अगर उसको पैसे की आवश्यकता है किसी देश को, तो ऋण व्यवस्था वो कहाँ से करें। तो हमने देखा कि ब्रिटेन वुड्स आपके सम्मेलन में दो चीज हमारे सामने निकल के आई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, और दूसरा निकल के आया विश्व बैंक। ठीक, अब देखिए इनमें दोनों में आपको ध्यान देना होगा कि दोनों ही क्या हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की संस्थान है। कैसे हैं, आपके इंटरनेशनल लेवल के हैं और दोनों ही क्या है, अर्थव्यवस्था के आपके संस्थान हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज्यादा आपके इम्पोर्टेंस भी हैं। हम इनकी सब इम्पोर्टेंस को हम लोग आपका अपने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, विश्व बैंक और आईएमएफ ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया था। कब शुरू किया बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि विश्व बैंक और आईएमएफ ने 1947 में औपचारिक रूप से ये अपना काम करना शुरू कर दिया था। इन संस्थानों की निर्माण प्रक्रिया और पर पश्चिमी औद्योगिकरण देश का नियंत्रण रहा है। अमेरिका विश्व बैंक और आईएमएफ के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। कह रहे कि जो अमेरिका है, विश्व बैंक और आईएमएफ का अगर कोई भी फैसला है, उस फैसलों को वीटो कर सकता है। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग वीटो का मतलब भी समझेंगे क्या होता है। देखिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आपका युद्ध हो रहे थे, उन दोनों युद्धों में एक औपचारिक रूप से क्या था, एक निर्माण प्रक्रिया आपकी शुरू हुई थी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे आपका बच्चों, ध्यान देना है, आईएमएफ ही हम लोग आपका बोल रहे थे। ठीक, जिसके कारण आप देख रहे थे कि क्या क्या स्थिति हो रही। अब आपको पता होना चाहिए वीटो क्या होती है। देखिए,
एक नया शब्द है आपके लिए वीटो, ध्यान दें। वीटो एक निषेधाधिकार यानी कि किसी चीज पर रोक लगाने वाले को हम वीटो कहते हैं। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति पर प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाता है। मान लीजिए अमेरिका के पास क्या है, आपका वीटो पावर है। वीटो इन द सेंस का ये मतलब है, अगर मान लीजिए IMF और वर्ल्ड बैंक किसी देश को आपका ऋण देना चाहती हैं या उसकी आर्थिक सहायता करना चाहती हैं, जिन देश के पास इसकी वीटो पावर होगी, वीटो पावर में क्या हो जाएगा, ये लोग अगर अपनी असहमति दर्ज कर दें यानी कि अपनी वीटो का इस्तेमाल कर दें, वीटो मतलब असहमति कर दें, तो उस देश को जो IMF जो आपके सुविधा देने वाली है वो सुविधा आपकी नहीं देगी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रिटेन वुड्स में व्यवस्था निश्चित विनिमय दर पर आधारित होती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ है। अब देखिए, जो भी आपका इंटरनेशनल जो आपका मॉनिटरिंग आपका फंड है या नेशनल आपका मॉनिटरिंग फंड है, इन फंड में क्या है, आपका ब्रिटेन वुड्स में जो आपकी व्यवस्था आपकी निश्चित की गई थी, किस दरों पर आपका चेंज करेंगे। अब देखिए, हमने क्या करा है, सेम ऐसी व्यवस्था क्या रखी है, राष्ट्रीय मुद्रा की रखी है। जैसे भारतीय मुद्रा इक्वल टू रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर पर बाध्य है। आपने सुना होगा कि हमारा 1 रुपया उनका 1 रुपया यानी कि $1 बराबर होता है 56 रुपए के। किसके? 56 रुपए के बराबर होता है। ठीक, उन 56 रुपए को दे सकते हैं क्योंकि वो क्या है, विनिमय दर है जिससे आप चेंज करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं। मान लीजिए अगर भारत के किसी व्यक्ति को US में जाकर आपका ट्रेड करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, भारत रुपए में तो आपका व्यापार कर नहीं सकता। वो बच्चों किस में करेगा, वो आपका ट्रेड करेगा आपका डॉलर में। किस में करेगा, डॉलर में ट्रेड करेगा। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता है और कहता है कि हमें 1 रुपए में कितने डॉलर देने होंगे, ये क्या रहता है, आपका स्थिर रहेगा। ठीक, डॉलर का मूल्यमान भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औसन सोने के बराबर निर्धारित की गई थी, यानी कि $1 बराबर 35 औसन। औसन का मतलब मेरे को नहीं पता है, शायद मिलीग्राम हो सकता है, के बराबर आपका निर्धारित की गई थी। ऐसी कुछ आपकी व्यवस्था थी उस समय जो आपका बनी हुई थी। अब देखिए, प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, जब युद्ध प्रारंभ हुआ था उसके बाद की स्थिति के जो वर्ष हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है थोड़ा सा। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्र और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि का एक अप्रतिमा युग का सूत्रपात किया। कह रहे कि ब्रिटेन वुड्स जब आपकी व्यवस्था निकली है, इस व्यवस्था के पश्चात आपका औद्योग जो भी आपका औद्योगिक राष्ट्र है या जो जापान के लिए जो व्यापार तथा आय वृद्धि की जो उन्होंने क्या करी है, अप्रतिमा युग का जो सूत्रपात किया है, 1950 से लेके 1970 के बीच विश्व व्यापार की कीमत दर विकास सालाना 8% से ज्यादा रही है। यानी कि 1950 से 1970 के बीच में जो विश्व व्यापार का जो आपका दर है, रेट है, वो कितना है, 8% से ज्यादा रही। ठीक है। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही है। और कह रहे हैं कि इस अगर आप वैश्विक आय की बात करेंगे तो प्रतिवर्ष 5% की दर के हिसाब से क्या हो रही है, आपका जो वृद्धि है वो आपका हो रही है। विकास दर भी हमें कमोवेश स्थिति में ही होती है, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज्यादातर समय आकांक्षाएं औद्योगिक देश में बेरोजगारी औसतन 5% से कम रही है। इन इलाकों में तकनीकी और उद्यमों का विश्वव्यापी प्रसार हुआ है। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देश के बराबर पहुंचने में जी तोड़
कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें औद्योगिक तकनीकी से चलाने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयातित बेहिसाब पूंजी का निवेश किया है। क्या किया है इन्होंने? आपका जो बेहिसाब पूंजी है उसका निवेश किया है। तो ये सारी चीजें हैं। अगला देखिए, औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। कह रहे कैसे आपका औपनिवेशीकरण हुआ, फिर उसके बाद कैसे आपकी स्वतंत्रता आई। थोड़ा इस फ्रेज को भी हम लोग आपका देख लेते हैं। ठीक, देखिए जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। किसके अधीन था बच्चों? यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशक में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीब व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। किससे? गरीबी और संसाधनों की जो कमी है उससे जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुकी थी। कैसी हो गई थी? औपनिवेशिक शासन के कारण आपका अस्त व्यस्त हो चुकी थी। ठीक, आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया था। कह रहे जो आईएमएफ है और जो आपकी विश्व बैंक है, इन दोनों का गठन आपका किस लिए किया गया था? जो औद्योगिक की आपकी जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेश में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटाने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश आईएमएफ और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। कह रहे कि ये जो इनकी समस्या थी, औपनिवेशिक जो आपकी गरीबी की समस्या थी या फिर जो विकास था, उस विकास की जो आपकी कमी थी, ये उससे निपटने में क्या नहीं थे? दक्ष नहीं थे, मतलब इतने कुशल नहीं थे कि उससे निपट जाएं। लेकिन इस प्रकार यूरोप और जापान ने अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उस कारण ये देश आईएमएफ और विश्व बैंक पर भी बहुत निर्भर भी नहीं थे। यानी कि ऐसा भी नहीं कि निकल जाए और ऐसा भी नहीं कि वो किसी पर डिपेंडेंट हो जाए। यानी कि वो अपने हिसाब से बहुत सही स्थिति में थे और सही स्थिति के अनुसार वो आपका चल भी रहे थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे। इसी कारण 5 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे थे। अब कह रहे आखिरी के जब आपके 5 के आपका दशक थे, यानी कि जब 1950 का टाइम था उस दशक में, तो आखिर में आकर जो आपका ब्रिटेन वर्ग जो आपका सम्मेलन हो रहा था, इसमें जो आपकी संस्थाएं थी वो क्या था? विकासशील जो आपके देश थे उन पर आपका ज्यादा ध्यान देने लग गए थे। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेश के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। क्या रहे थे? कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे अल्प विकसित भाग थे जो उपनिवेश रूप में क्या हुआ था? आपका राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीनता राष्ट्रों के रूप में भी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने में राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद लेनी पड़ रही थी, जिससे भूतपूर्व औपनिवेशिक का वर्चस्व था। क्या था? कि जो उपनिवेश था, उस उपनिवेश का जो आपका मैटर रहा था, उसमें जो आपका वर्चस्व बना हुआ था, उस वर्चस्व को देख रहे थे। ठीक है, तो उस वर्चस्व में भी इन सारी चीजों की क्या जगह थी, ये उनको भी आपका जज कर रहे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार की क्या चीजें हो रही थी, ताकि आप उनको समझ सकें क्या हो रहा था, क्या आपका नहीं हो रहा था। ठीक है, अब देखिए, औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहां उनका राजनीतिक प्रभुत्व रहा चुका है, वह महत्वपूर्ण संसाधन जैसे खनिज संपदा और
जमीन पर अभी भी ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे कि जो उनका नियंत्रण है उस नियंत्रण को वो छोड़ दें, उस पर ऐसी कीमत के लिए वो आपका तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिकी जैसी अन्य शक्तिशाली देशों ने बहुराष्ट्र कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम आपका कीमत पर दोहन करती थी। क्या कर रही थी? बहुत कम ऐसी कीमत थी जिस पर वो आपका दोहन कर रही थी। हमें इन सब चीजों का बहुत अच्छे से जो है आपका ध्यान रखना है। दूसरी ओर ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेजी से प्रगति का कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि INO की आवाज उठाई, जिसे और समूह G77 के रूप में गठित हो गया। NIEO से उनका आशय ऐसी व्यवस्थाओं से था जिन्हें अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिल सके। क्या हो सके? कि जो उनके सही मायने हैं वो उसको उनका नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने माल तैयार को विकसित देशों के बाजार में पहुंचा सके। ठीक, ये उनका कारण था। अब देखिए 4.4 में है ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। अब देखिए ब्रिटेन वुड्स का जो आपका समापन है और जो वैश्वीकरण की शुरुआत है उनको हम लोग आपका देखते हैं। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधि भारी लागत में अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर रही थी। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया में प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्बाध नहीं रह गया था। सोने की तुलना डॉलर की कीमत गिरने लगी, अतः विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी और स्थिर विनिमय दर की शुरुआत की गई। क्या हो गई? उन सब की शुरुआत की गई। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारी भरकम बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्ज और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम की व्यवस्थाएं, बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थान के कर्ज न लेने के कारण बाध्य जाना पड़ा। विकासशील विश्व के समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने के लगता था, जिसके कारण आय में गिरावट आ गई थी और गरीबी बढ़ने लगी थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज्यादा दिखाई दी। यानी कि जो आपके विकासशील आपका देश थे, उनके समय समय पर जो संकट था वो हमारे सामने खड़ा हो रहा था और संकट खड़ा होने के साथ ये सारी चीजें हमको दिखने लगी थी। ठीक, और ये समस्या कहाँ पर थी मेन रूप से? अफ्रीका और जो आपके लैटिन जो अमेरिका देश है उनमें समस्या सबसे ज्यादा थी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसा हुआ था और सत्ता के असर के माध्यम में बेरोजगारी से आपका बढ़ने लगा था। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहां काफी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों में बहुराष्ट्र कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। अब देखिए वो कहाँ की तरफ भाग रही हैं? जो आपकी बहुराष्ट्र कंपनियां हैं, जहां पर लोगों को वेतन कम देना पड़े वहां अपना क्या करेंगी? वो अपना प्रोडक्शन करेंगी। अब देखिए चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीति और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात ही बहुत सारे देश द्वारा
विश्व अर्थव्यवस्था के क्या हो गए थे, आपका अंग बन गए थे। क्या होने लग गए थे, अंग बन गए थे। देखिए, चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, यानी कि अगर हम आपको चीन को देखें तो ऐसी जगह जो आपका देश है इनमें वेतन थोड़े कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजारों में पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। विदेशी बहुराष्ट्र कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज्यादातर टेलीविजन, मोबाइल फोन, खिलौने चीन में ही बने होते थे और वहां के जैसे ही लगे होते थे। यहाँ चीनी अर्थव्यवस्था का अल्प लागत अर्थव्यवस्था खास तौर पर वहां कम वेतन का ही आपका नतीजा थी। उद्योग को कम करने वाले देश में ही ले जाने वाले वैश्विक व्यापार और पूंजी के प्रभाव पर असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका था। कैसा हो गया था, पूरी तरह से आपका बदल चुका था। अब देखिए, चैप्टर जो है मेरी तरफ से आपका पूरा समाप्त है और कितनी सारी यूनिट को हमने इसमें पढ़ लिया है आप इसको देख सकते हैं। 4 यूनिट इस अकेले चैप्टर के अंदर थी बच्चों। खंड सेकंड जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज, इस पूरे पार्ट को हमने इन चैप्टरों में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, देखिए मैं बता दूं आपको, भूमंडलीकृत विश्व का बनना मेन चैप्टर था और इसके अंदर आपकी यूनिट थी। उन सारी यूनिट्स को मैंने एक एक करके आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है बच्चों। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको किस प्रकार से देखते हैं, आप उनको किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपने इस लेक्चर के माध्यम से भूमंडलीकृत विश्व आपका किस प्रकार से बना है, उसमें आपने हर एक फेस को बहुत अच्छे से आपने देखा है और बहुत अच्छे से हर एक फ्रेज को आपने पढ़ा है। चाहे अर्थव्यवस्थाओं का किस तरह से एक साथ आकर विश्व व्यापार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, या किस तरह से विश्व व्यापार पूरा आपका चौपट हुआ है, कैसे यूरोपियन आपका नीति रही है, किस तरह से आज़ादी का सफर उन्होंने जिया है, क्या यूरोप की नीति रही, भारत में किस प्रकार के आंदोलन चले, उन सभी की हमने बात इस चैप्टर के माध्यम से की थी। अब देखिए, आपने इस चैप्टर के माध्यम से आजीविका के पूरे संसाधन उस समय में आपके किस प्रकार के रहे, आपने उन सबको पढ़ा। सामाजिक स्थिति उनकी कैसी रही, कैसे ब्रिटिश काल में लोगों का सामाजिक जीवन, सामाजिक स्तर आपका बना हुआ था, आपने उसको बहुत अच्छे से देखा और बहुत अच्छे से पढ़ा। दूसरा, साथ ही में बच्चों आप लोगों ने क्या किया था कि कैसे हम लोगों ने पूरे हमारे सामने विश्व व्यवस्था बनकर आई, कैसे लोग आपका ग्लोबलाइज हुए, कैसे युद्ध के बाद समस्याएं दिखाई दे रही थी, उन सभी का हम लोगों ने इस चैप्टर के माध्यम से अवलोकन किया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर दूंगा कि आप सब बच्चे कि इस लेक्चर को घर जाकर, इस पूरे चैप्टर को घर जाकर एक बार जरूर पढ़ेंगे। कुछ आपके महत्वपूर्ण लाइंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिए आप लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ। हम आपका किस प्रकार से कुछ चीजों को हमने इस लेक्चर के माध्यम से अपना कंटिन्यू करना है, उनको देखना है बच्चों। ठीक, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे उस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से आपको पता है कि जो आपकी बुक है उस बुक में क्या चीजें हैं और कैसे आपकी भारत और समकालीन बुक में भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये सब आपको देखना है। अब देखिए, मैं एक प्रश्न आपको कराना चाहूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रश्न ये बनता है कि 17वीं शताब्दी से पहले पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। कब की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। आपका प्रश्न है कि जो आपकी 17वीं जो आपकी सदी थी, इस सदी में से पहले होने वाले
आदान प्रदान, आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्या करना है, जो दो एग्जाम्पल हैं वो आपको देने हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इनको ध्यान दीजिए और इनको आप लोग सभी अच्छे से देखेंगे। देखिए, अगर हम लोग दो एग्जाम्पल दें तो पहला एग्जाम्पल देते हैं हम लोग आपका चीन का। किसका दें? चीन का, क्योंकि आपको पता है 15वीं, कौन सा बच्चों? 15वीं सदी, यानी कि सदी मतलब आपका शताब्दी तक बहुत सारे सिल्क मार्ग, क्या हो रहे हैं? सिल्क मार्ग अस्तित्व में आ चुके थे। क्या थे? आ चुके थे। इसी रास्ते से चीनी पातरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचते थे। क्या होता था? दूसरे भागों तक पहुंचते थे। वापसी में चांदी, सोना या सोने जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। क्या होती थी? आपका ध्यान देना है, कहाँ पहुंचती थी? यूरोप से एशिया पहुंचती थी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल को हम लोग देख चुके हैं, चाइना के एग्जाम्पल को। अब हम बात करेंगे इसमें आपका दूसरे एग्जाम्पल की, कि दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा फेमस रहा है, अमेरिका। ठीक है,
देखिए 16वीं सदी, कौन सी? 16वीं सदी में जब यूरोप या यूरोपीय जहाजों से या जहाजों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता खोज लिया, रास्ता क्या कर लिया? खोज लिया, और वे अमेरिका तक जहां पहुंचे तो अमेरिका की विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा जीवन, देखिए ध्यान दीजिए ये क्या कह रहे हैं कि हर दिशा में जीवन के बेहतर तक पहुंच की कोशिश की जा रही थी, ठीक, ताकि वस्तुएं एक देश से दूसरे देश आसानी से पहुंच सकें। क्या हो कि जो बात कर रहे थे। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो पूरा लेक्चर है, जो पूरे चैप्टर हैं, आपके अच्छी तरह समाप्त हो गए हैं। अगर आप लोग प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं तो आप मुझे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके आप अपना ऑप्शंस, अपनी क्वेरी, अपना प्रश्न मेज तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।